नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर के बर्निंग न्यूज करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। द हिंदू आज छपा नहीं है तो मैंने रेफरेंसेस को द इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। कुछ लोग ये पूछते हैं सर कि पीआईबी की न्यूज़ क्यों नहीं कवर करते। देखिए, पीआईबी में भी जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें छपती हैं मैं ऑलरेडी उनको यूज़ करता हूँ। पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ना दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में कवर होती है। तो आप ये मत सोचिए कि इस करंट अफेयर्स में आपका कुछ भी छूट रहा है, आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके तो आप मुझे मैसेज करके अपनी जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आज के डेट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और वो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज ही मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले ऑलरेडी मैं आपका कोर्स पूरा का पूरा फ्री में करवा रहा हूँ दोस्तों, तो ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। और अमेजन प्लिया सिंगापुर ट्राइब्यूनल स्टार्स फ्यूचर आरआईएल डील। रिसेंटली दोस्तों एक 24,713 करोड़ की डील हुई फ्यूचर ग्रुप के बीच में और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, जिसमें यह बोला गया कि फ्यूचर ग्रुप अपना रिटेल का, होलसेल का, लॉजिस्टिक का और वेयर हाउसिंग के जितने भी उसके यूनिट्स हैं वो रिलायंस रिटेल और फैशन स्टाइल को बेच देगा। कितने में? 24,713 करोड़ में। अभी जैसे इस डील की अनाउंसमेंट हुई, एक प्लेयर को यहां पे प्रॉब्लम हो गई, वो है अमेजोन। अमेजोन पहुंच गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, और अमेजोन ने यह बोला कि देखिए ये डील गलत है। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल के साथ एक 2000 करोड़ की डील साइन कर रखी है, जिसमें फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी है। फ्यूचर कूपन्स एक्चुअली फ्यूचर रिटेल का प्रमोटर फर्म है। तो फ्यूचर कूपन्स में अमेजन ने 49% स्टेक खरीद रखा है 2000 करोड़ की डील में। अब अमेजन यहां पे आके सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के सामने बोल रहा है कि सर ये फ्यूचर ग्रुप अपने लॉजिस्टिक, रिटेल, होलसेल और वेयर हाउसिंग यूनिट्स को बेच रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ये गलत है। चूंकि इन चीजों को बेचने में अमेजॉन का भी हक बनता है। क्यों हक बनता है? क्योंकि अमेजॉन ने 49% का स्टेक खरीद रखा है फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी को, जो कि फ्यूचर रिटेल की प्रमोटर है। अब यहां पे अमेजॉन का बोलना है कि चूंकि हम इनके प्रोमोटर ग्रुप में स्टेक होल्डर हैं 49% के, तो फ्यूचर ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अमेजॉन को इन्फॉर्म करे किसी भी प्रकार के सेल से पहले। फ्यूचर ग्रुप का क्या बोलना है? कि फ्यूचर ग्रुप का बोलना यह है कि हमने रिलायंस के साथ जो डील करी है उसमें हमने कोई भी स्टेक नहीं दिया है। वी हैव नॉट सेलिंग एनी, हम लोग केवल अपने एसेट्स को सेल कर रहे हैं। तो फ्यूचर ग्रुप का क्या बोलना है कि हम जो डील कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ वो डील सही है, क्योंकि हमने रिलायंस इंडस्ट्री को कोई भी अपना स्टेक नहीं भेजा है, हम एसेट्स बेच रहे हैं अपने। और अमेजॉन तो प्रॉब्लम करेगा ही, क्योंकि अमेजॉन ने जब फ्यूचर कूपन्स खरीदा, एक प्रमोटर फर्म है जो फ्यूचर रिटेल का, उससे ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर रिटेल के जितने भी एसेट्स हैं उसके ऊपर एक से बनती है अमेजॉन की। तो अमेजॉन ऑलरेडी स्टेक ले चुका है, तो फ्यूचर रिटेल अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो टेक्निकली उसको अमेजॉन से कंसल्ट करना चाहिए। अमेजॉन से कंसल्ट किया नहीं, अपने सारे के सारे एसेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने की बात की, तो अमेजॉन पहुंच गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में। और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट सेंटर ने अभी के लिए एक ऑर्डर इशू किया है कि अगले 90 डेज में ये जो सेल है फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, और इस 90 दिन के बाद एक ऑफिशियल आर्बिट्रेशन पैनल अपॉइंट हो सकता है, वो फाइनल डिसीजन देगा। ऐसा किसने बोला है? ये बोला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने। बात दोस्तों यहां पे ये है कि क्या ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास इस चीज में? नहीं। इंडियन लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करते कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, लेकिन जो इमरजेंसी ऑर्डर इशू किए जाते हैं सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के द्वारा, नॉर्मल कर केसेस में बिजनेस हाउसेस इनको मानते हैं। तो पूरे चांसेस है कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस ऑर्डर को मानेगा और अमेजन के साथ बैठ के एक प्रॉपर सॉल्यूशन इस चीज का निकाला जाएगा। ये एक छोटी सी न्यूज है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो आप कोट कर सकते हो। फिर भाई एक छोटी सी न्यूज निकल के आ रही है, प्लान्स टू रिस्टोर नजफगढ़ लेक पॉन्ड्स इन 100 एकर्स ऑफ फार्म लैंड। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए और एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर के एक्विफर्स को रिचार्ज करने के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूरी न्यूज में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आप बस ये जान लीजिए कि बेसिक तौर पे इसमें क्या बोला गया है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है नजफगढ़ लेक को रिप्लेनिश करने की। नजफगढ़ लेक जो कि सूख रही है, जिसका एरिया कम हो रहा है, इसको रिप्लेनिश कर देंगे तो सिटी में पानी की सप्लाई इस लैंड से हो सकती है। अब इसको रिप्लेनिश करने के लिए आसपास का जो फार्मर का लैंड है उसको लीज करके
इस लेक के लैंड में मिलाना पड़ेगा और इस लेक के आसपास बहुत सारे पॉन्ड्स बिल्डअप करेंगे। इन पॉन्ड में पानी भरेंगे, ये पानी ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा और ओवरऑल दिल्ली की जो इकोलॉजी है पानी की अवेलेबिलिटी के मामले में वो इंप्रूव होगी। इसके लिए जो दिल्ली सरकार है वो फार्मर से उनका लैंड 77,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना किराए पे ले सकती है और प्रति साल 7% की इंक्रीमेंट के हिसाब से उनको पैसा देगी। अगर लेक को रिस्टोर कर दिया जाता है तो जो सिटी की वाटर सप्लाई है उसको 40 मिलियन गैलन्स पर डे से इंप्रूव किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी स्मॉल न्यूज। इस स्मॉल न्यूज को एक छोटे से नोट्स की तरह इनकॉर्पोरेट करिए, कहीं पे कोट करने में आपको काम आ जाएगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में आप इसको कोट कर सकते हो, जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर ये न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, तो डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं यूएसए के, वो मिलेंगे राजनाथ सिंह जी के साथ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल और पॉम्पियो वो मिलेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ। और यहां पे बातचीत होगी कि न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में मिलिट्री इंटरैक्शन और कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी को कैसे बढ़ाया जाए इन आई ऑफ इंक्रीज चाइनीज बेलिजरेंस। तो चाइना ताइवान में बवाल कर रहा है, साउथ चाइना सी में बवाल कर रहा है, लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बवाल कर रहा है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए इंडिया यूएस के रिलेशंस को और अच्छा करने की बात की जा रही है। बात यह 3 नवंबर को इलेक्शन और यूएस की सरकार जितना कुछ कर सकती है वो कर रही है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी अगर इलेक्शन का रिजल्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां पे अच्छी हो सकती है, वो ये है कि जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इंडिया यूएस के बीच में, ये साइन हो जाएगा। और अगर ये साइन हो जाता है तो भाई इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा यूएस के जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस। और इस जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस से आपने देखा होगा दोस्तों, बड़ी बड़ी जो मूवीज होती हैं उसमें दिखा रहे होते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो कि ड्रोन होते हैं यूएसए के, और वो ड्रोन्स आर्म्ड एम्यूनिशन से लेस होते हैं। तो उन ड्रोन से बिना किसी आदमी को बैठाए उड़ा के कहीं पे भी मिलिट्री स्ट्राइक्स कर सकता है यूएसए। तो इस तरीके की ड्रोन्स उड़ाने की कैपेसिटी इंडिया के पास भी आ जाएगी, इस तरीके की जियोस्पैटियल कैपेसिटी इंडिया के पास भी आ जाएगी अगर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लेता है इंडिया। उसके बाद जो ऑटोमेटेड वेपन्स और मिसाइल्स इंडिया लॉन्च करता है, मिसाइल्स और आर्म ड्रोन्स, ये जो इंडिया लॉन्च करेगा, इनकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है बेसा वाला, जो जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस है यूएस की, वो अलग लेवल की है। जीपीएस से इसको कंपेयर मत करिएगा, जीपीएस से ज्यादा जबरदस्त एफिशिएंट सिस्टम है ये। तो ये एक ऐसी एग्रीमेंट है जो कि अगर इस बार कंक्लूड हो जाता है तो जो बाइडेन जीत के आ भी जाते हैं तो वो बेसा को तो नलीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं यूएस का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इस तरीके की डील्स को पुल बैक नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि जो बाइडेन के आने से चाइना के ऊपर जो भी डिसीजंस लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको बैक ट्रैक कर सकते हैं जो बाइडेन, लेकिन बेसा को बैक ट्रैक नहीं करेंगे। फिर भाई इंक्रीज मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट की बात की जाएगी, कैसे जो कंबाइंड एक्सरसाइज होती है इंडिया यूएसए की उसमें और सोफिस्टिकेशन लाया जाए। अभी एक एक्सरसाइज हुई थी पासेक्स इंडियन नेवी के बीच में और यूएसएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक के बीच में, इसके बारे में बात की जाएगी। ये बस एक एग्जांपल है, इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज को और ज्यादा सोफिस्टिकेट और क्लोज कैसे किया जाए इसके बारे में बात होगी। और जैसे कि अभी रिसेंट रिफ्यूलिंग हुई थी नेवी का P-8 एयरक्राफ्ट पोर्ट ब्लेयर में, तो इस तरीके की और रिफ्यूलिंग की जा सके और इमीडिएटली इंस्टेंटली उसका पेमेंट भी किया सके एक सरकार दूसरी सरकार को, इन सब चीजों के बारे में बात होगी। इंडो पैसिफिक में जहां पे इंडिया चाइना की ट्रूप्स एक दूसरे के साथ स्टैंड ऑफ में लगे हुए हैं और चाइना साउथ चाइना सी में भी इन्वॉल्व है, ताइवान में भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक कैसे लाया जाए इसके ऊपर बातचीत होगी। सेचेल्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। सेचेल्स वीजा ऑन अराइवल है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, लेकिन काफी महंगी जगह है। तो सेचेल्स में जो अपोजिशन कैंडिडेट है वेवल राम कलवान, ये इलेक्शन जीत गए। सेचेल्स एक आर्कीपिलाजो है, आर्कीपिलाजो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका की ईस्टर्न एज पे यहाँ पे कहीं पे पड़ता है आपका सेचेल्स, इंडियन ओशन में है ये। आप देखो अगर इंडियन लैंड मास, ये वेस्टर्न इंडियन लैंड मास देखो, इससे इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, अफ्रीका से दूरी उतनी ज्यादा नहीं है। छोटी सी आर्किपिलाजो कंट्री है। यहाँ पे जो अपोजिशन कैंडिडेट है वेवल राम कलवन, इन्होंने 54.9% पाके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं और इनकम्बेंट प्रेसिडेंट डैनी फॉर को हरा दिया है। तो ये नाम याद रखिएगा, वेवल राम कलवन, हो सके तो डैनी फॉर याद रखिएगा। हालांकि नए जो प्रेसिडेंट बनते हैं उन्हीं का नाम पूछा जाता है, आउटगोइंग का नाम नहीं पूछा जाता है। अब ये बहुत समय से अपोजिशन में, 2015 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वो वेवल राम कलवन हार गए थे। वेवल राम कलवन की जो अपोजिशन पार्टी थी 2015 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हारी, लेकिन एक साल बाद 2016 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए उसमें जीत गई और अभी के लिए वेवल राम कलवन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जीत गए हैं। ये एंग्लिकल प्रीस्ट हैं,
सेचेल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इनका नाम है, ये जानने की जरूरत नहीं है। सेचेल्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही अनइक्वल कंट्री है। सेचेल्स में बहुत ही कम अमीर लोग हैं जो सारे होटल और टूरिस्ट बिजनेस को ओन करते हैं। आपको पता है कि प्रीडोमिनेटली टूरिस्ट इकोनॉमी है सेचेल्स। उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, खर्चा, ये सब टूरिज्म के दम पे ही चलता है। और ये जो होटल और टूरिस्ट के जो ओनर हैं ये अमीर हैं। बाकी जो मेजॉरिटी जनता है सेचेल्स की, वो इन होटल्स में वेटर और बाकी छोटी मोटी पोस्ट पे काम करती है, उनके पास ज्यादा पैसा है नहीं। सेचेल्स की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो बाहर की कंट्रीज की है, प्लांटेशन वर्कर्स की जगह तरह इनको कॉलोनाइज्ड कंट्रीज से लेके आया गया था। तो अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इस सब तरीके की जगहों से इन लोगों को लेके गया सेचेल्स में, और सेचेल्स में इनको प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम कराया गया। अब ये लोग वहीं पे सेटल हो चुके हैं। तो दे आर बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप। तो जो अमीर है वो डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल है यूरोप के, और जो लेस वेल्दी हैं, मेनी ऑफ देम आर डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु आर इंस्लेव्ड बाय कॉलोनियल्स टू वर्क ऑन प्लांटेशन। तो इंडिजिनियस पॉपुलेशन भी है, वो भी प्लांटेशन पे काम करती थी, और दूसरे देशों से भी जो स्लेव लाए जाते थे प्लांटेशन में काम करने के लिए, उनके डिसेंडेंट्स भी हैं। तो जो यूरोप से आए थे उनके डिसेंडेंट अमीर हैं, सारे के सारे होटल और टूरिस्ट बिजनेस वो ओन करते हैं। और जो वहां की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन जो गरीबी में प्लांटेशन में काम करके लाई गई थी, वो गरीब है। आगे बात करते हैं। टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी फॉर एमएसएमईज, गवर्नमेंट में एक्सटेंड क्रेडिट स्कीम डेडलाइन। देखिए, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए, और इसको 31 अक्टूबर तक इंप्लीमेंट करना था। बोला गया था कि 31 अक्टूबर तक इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपया इंजेक्ट किया जाएगा एमएसएमई के अंदर। ये गवर्नमेंट का टारगेट था, लेकिन पूरा का पूरा 3 लाख करोड़ इंजेक्ट हुआ नहीं है। अब तक देखा जाए तो 3 लाख करोड़ का 62.52% डिस्पर्स किया गया है एमएसएमई को। अच्छा, एक और छोटी चीज, ये जो 62.52% है ये सैंक्शन अमाउंट है, और 45.38% ये है आपका डिसबर्स्ड अमाउंट। अब समझिए बात को, डिसबर्स्ड और सैंक्शन में क्या मतलब होता है कि आपने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, तो लोन ऑफिसर ने आपकी लोन की अर्जी को अप्रूव कर दिया, तो लोन सैंक्शन हो गया। लेकिन एक्चुअली में बैंक के अकाउंट से पैसा निकल के आपको अकाउंट में आया, इसको बोला था डिसबर्समेंट। तो सैंक्शन हुआ है 62.52% ऑफ द लोन एज ऑन 5 अक्टूबर, और डिसबर्समेंट हुआ है 45.38% ऑफ द लोन। तो भाई, नेशनल क्रेडिट ट्रस्ट गारंटी कंपनी लिमिटेड है, ये इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है, और वो ये बोल रही है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के पास ये पूरा का पूरा 3 लाख करोड़ रुपया पहुंचाया जा सके, इसलिए हम लोग 31 अक्टूबर को जो ये डेडलाइन खत्म हो रही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की, कि भाई 31 अक्टूबर तक 3 लाख करोड़ एमएसएमईज में इंजेक्ट होने थे, 3 लाख करोड़ पूरे इंजेक्ट नहीं हो पाए, केवल 62.52 62.52% लोन्स सैंक्शन हुए हैं। तो सारे लैंड सैंक्शन करके पूरा का पूरा अमाउंट डिस्पर्स करना है एमएसएमईज को। इससे होगा क्या, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अभी एमएसएमईज को पैसा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एंटरप्राइजेस के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स बिजनेस चलाते हैं ना, उनको भी बेनिफिट होगा। आप देखिए दोस्तों कि यहां पे पैसा लेने वाले कौन लोग हैं। ट्रक ड्राइवर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, लॉयर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ओनर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स विद लोन्स ऑन इक्विपमेंट्स, ये छोटे मोटे एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको भी पैसा मिलेगा। तो ये जो ईसीएलजीएस स्कीम थी अगस्त वाली, यहां पे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई को फायदा होने की बात हुई है। इसमें से मेजर चंक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपनी टैक्सी खरीद के टैक्सी चला दी, शॉपकीपर ने दुकान खोली, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक खरीद ली 2-3, इंजीनियर्स ने अपने इक्विपमेंट्स को लोन लिया, डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक के लिए लोन किया। तो इस तरीके के एमएसएमईज को भी यहां से फायदा मिलेगा। एक रिसेंट सर्वे रिपोर्ट छपी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की, इसने बोला है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ईसीएलजीएस। ओके, तो इमीडिएट लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, इनके बिजनेस की ग्रोथ होगी, वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सरकार ने पिछले 1 साल में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जो कि अच्छे थे हमारे देश के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनारियो को इंप्रूव करने के लिए, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 अक्टूबर के बाद एक्सटेंड किया गया था, चूंकि डिसबर्समेंट केवल 62.52% थे, और पूरी की पूरी स्कीम को यूटिलाइज करना था, क्योंकि देश के जो 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हैं जो इंडिविजुअल ट्रक ड्राइवर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, लॉयर हैं, इनको पैसा मिलेगा तो इनका बिजनेस अच्छा बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी ग्राउंड लेवल पे जनरेट होगा। तो इस तरीके की अगर 1-2 लाइनें अगर आप जोड़ देते हो ना एग्जाम में, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।